स्वागत है आप सभी का, मोस्ट वेलकम हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास पर डिस्कस करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। सीजीपीएससी हो, सीजी व्यापम हो, चाहे छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई भी वनडे एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं के लिए जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सब में छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी को ध्यान में रख करके आज हम छत्तीसगढ़ के इतिहास का कंप्लीट लेक्चर प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर उपलब्ध किया जा रहा है। साथ ही हम छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित प्रश्न हैं, एमसीक्यूज, वो भी हम आपको सॉल्व कराएंगे और टेस्ट सीरीज भी आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आइए समझते हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि भाई विश्व का जो इतिहास, पुराने समय में जो भी घटित घटनाएं हैं जिसका किसी प्रकार का साक्ष्य है, उन साक्ष्यों का अगर हम क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करें ना, तो उसे ही हम इतिहास कहते हैं। अगर विश्व के संबंध में हो तो विश्व का इतिहास होगा, अगर हमारे भारत देश के संबंध में हो तो वह भारत का इतिहास होगा, और अगर हम छत्तीसगढ़ के संबंध में बात करें तो वह छत्तीसगढ़ का इतिहास कहलाएगा। तो इसी छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम कालखंड के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि भाई छत्तीसगढ़ का नाम आखिर कैसे पड़ा। हम भारतवर्ष को जानते हैं, आर्यवर्त के नाम से भी जानते हैं, जम्बूद्वीप के नाम से भी जानते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे हुआ, छत्तीसगढ़ का नामकरण के विषय में हमारे पास क्या साक्ष्य हैं, क्या एविडेंसेस हैं, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। उसके बाद हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को थोड़ा सा डीपली जानने का प्रयास करेंगे। नॉमेनक्लेचर के विषय में अगर हम बात करें तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन पहले क्रम पर हम बात करना चाहते हैं ब्रिटिश बंदोबस्त अधिकारी चिस्म के विषय में। उन्होंने कब 1868 में, आप डेट को ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा, 1868 में, अब देखिए कलचुरी राजा कल्याण साय के राजस्व पुस्तिका में यह जो है वर्णित है। तो 1868 में ब्रिटिश बंदोबस्त अधिकारी चिस्म के द्वारा यह बताया गया कि छत्तीसगढ़ का जो नामकरण है, कौन सी नदी, शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण में, शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण में 18 और 18 गढ़ों के संबंध में रखा गया। यानी कि शिवनाथ नदी के दक्षिण में कितने गढ़, 18 गढ़, जो कि किस प्रांत के अंतर्गत आते थे, रायपुर प्रांत के अंतर्गत। अब कलचुरी राजवंश, आप सबको पता है कि भाई कलचुरी राजवंश छत्तीसगढ़ में दो क्षेत्रों में विभक्त था। एक तो रतनपुर क्षेत्र आता था मुख्य क्षेत्र, और दूसरा जो है रायपुर क्षेत्र। तो रतनपुर क्षेत्र के संबंध में 18 गढ़ और रायपुर क्षेत्र के संबंध में 18 गढ़। हम शिवनाथ नदी को आधार मान करके उत्तर में शिवनाथ नदी के 18 गढ़ और दक्षिण में 18 गढ़, तो 18 और 18 कितने हो गए, 36 गढ़। तो इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ का नामकरण पड़ा। ये आपको पहली जानकारी होनी चाहिए। 1868 के संबंध में ब्रिटिश बंदोबस्त अधिकारी चिस्म ने राजस्व पुस्तिका में, राजा कल्याण साय के राजस्व पुस्तिका में इस विषय में हमें बताया है। क्लियर है, ये बात सबको समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो नॉमेनक्लेचर का आधार बना वो खैरागढ़ के राजा लक्ष्मीनिधि राय के जो दरबारी कवि थे, जिनका नाम क्या है, दलपत राम राव। दलपत राम राव। तो दलपत राम राव ने 1497 ईस्वी में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। कब, 1497 ईस्वी में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। लक्ष्मीनिधि राय सुनो चित दे, गढ़ 36 में न गढ़ैया रही, इस प्रकार से उन्होंने
सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। कब किया था? 1497 ईस्वी में खैरागढ़ के राजा लक्ष्मीनिधि राय के दरबारी कवि, खैरागढ़ के राजा लक्ष्मीनिधि राय, लक्ष्मीनिधि राय, ठीक है, नाम याद रहेगा। और इन्हीं के दरबारी कवि कौन थे भाई? दलपत राम राव थे। इन्होंने 1497 में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। तो इस संबंध में भी हमको जानकारी मिलती है कि भाई छत्तीसगढ़ नामकरण कैसे हुआ था या फिर छत्तीसगढ़ का प्रयोग किसने किया था। तो इनका नाम बार बार पूछा जाता है कि सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसी साहित्य में किसने किया। तो आपको ध्यान में रहना चाहिए, छत्तीसगढ़ के राजा लक्ष्मीनिधि राय के दरबारी कवि थे दलपत राम राव, जिन्होंने 1497 ईस्वी में साहित्य के संबंध में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। क्लियर है? इसी प्रकार से तीसरे क्रम पर छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ, किस प्रकार से हुआ? तो राय बहादुर हीरालाल के अनुसार, किसके अनुसार? राय बहादुर हीरालाल, राय बहादुर हीरालाल के अनुसार चेदी महाजनपद का राज्य, चेदी एक महाजनपद है, 16 महाजनपदों में एक महाजनपद का नाम क्या है? चेदी महाजनपद। तो चेदी महाजनपद राज्य को हम चेदीसगढ़ कहते थे। क्या कहते थे? चेदीसगढ़। और चेदीसगढ़ का अपभ्रंश ही क्या पड़ा फिर? छत्तीसगढ़ पड़ा। छत्तीसगढ़ कैसे बना? तो राय बहादुर हीरालाल के अनुसार चेदी महाजनपद राज्य को हम चेदीसगढ़ के नाम से पुकारे और इसी का अपभ्रंश आगे चल करके क्या कहलाया? छत्तीसगढ़ कहलाया। तो इन नामों को आपको ध्यान में रखते जाना है। पहला आप क्या समझे कि भाई 1868 में ब्रिटिश बंदोबस्त अधिकारी चिस्म ने शिवनाथ नदी के उत्तर और दक्षिण में 18 गढ़ों के विषय में बताया था, जिससे छत्तीसगढ़ का नाम पड़ा। दूसरा हमने देखा कि खैरागढ़ के राजा लक्ष्मीनिधि राय के दरबारी कवि दलपत राम राव ने 1497 ईस्वी में, ठीक है, साहित्य के संबंध में कहा, लक्ष्मीनिधि राय सुनो चित दे छत्तीसगढ़, छत्तीस में न गढ़ैया रही। तो छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग इन्होंने किया था। तीसरे क्रम पर हमने देखा कि राय बहादुर हीरालाल ने चेदी महाजनपद को चेदीसगढ़ कहा, जिसका भ्रंश आगे चल करके क्या हुआ? छत्तीसगढ़ हुआ। ठीक है, इसके अलावा भी और कुछ नामकरण से संबंधित साक्ष्य हैं हमारे पास, जैसे कि हम वेलगर के अनुसार देखें, वेलगर के अनुसार, तो वेलगर क्या कहते हैं इस संबंध में? तो वेलगर कहते हैं कि मगध महाजनपद के राजा जरासंध के अत्याचार से पीड़ित, मगध महाजनपद के राजा जरासंध के अत्याचार से पीड़ित 36 चर्मकार परिवार, 36 चर्मकार परिवार इस क्षेत्र में आकर के बसे और इन्हीं के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया? छत्तीसगढ़ पड़ गया। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? अगला देखिए, अगला नामकरण का जो आधार है, मेथोलॉजी के आधार पर हम देखें या पौराणिक कथाओं के आधार पर देखें, तो रामायण काल में मैथोलॉजी है, ठीक है, मैथोलॉजी मतलब कि पौराणिक कथाएं हैं एक प्रकार से। तो रामायण काल के आधार पर छत्तीसगढ़ का नाम क्या था भाई? दक्षिण कौशल था। क्या था? दक्षिण कौशल था। ठीक है, और इसी समय एक प्रश्न आपका और बनता है कि ये छत्तीसगढ़ को हम लोग दक्षिण कौशल कह रहे थे, लेकिन छत्तीसगढ़ का एक और हिस्सा था, अभिन्न हिस्सा, जिसको आज हम बस्तर के नाम से जानते हैं या बस्तर संभाग के नाम से जानते हैं। तो बस्तर संभाग को ना उस टाइम कहा गया था, क्या कहा जा रहा था? दंडकारण्य कहा गया था। अब दंडकारण्य की बहुत सारी जो है दंत कथाएं हैं कि दंडकारण्य कैसे बना, ठीक है, राजा दंडक के विषय में वहां पर जानकारी मिलती है, अगस्त ऋषि ने कैसे श्राप दिया। इस प्रकार से ये जो है दंत कथाएं हैं
जो कि दंडकारण्य के संबंध में हमको बताती है। तो रामायण काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया? दक्षिण कौशल कहा गया। ठीक है, यहीं पर ये जो दक्षिण कौशल है, दक्षिण कौशल की राजधानी के विषय में पूछा जाए आपसे तो आप बताइएगा कुशस्थली थी, कुशस्थली। ठीक है, और बस्तर की जो राजधानी यानी दंडकारण्य की जो राजधानी थी वो मधुमंत थी, मधुमंत। क्लियर है? अब इसमें जो पौराणिक कथाएं हैं उसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो श्री राम की जो माता कौशल्या हैं, है ना, राजा भानुमंत की पुत्री थी, ये बात आप सबको ज्ञात है। अब उनके पिता के नाम के कारण उनका बचपन का नाम अब क्या पड़ा? भानुमति पड़ा। ठीक है, भानुमति के नाम से जानते थे, लेकिन उनका जो विवाह है, ठीक है, उनका जो विवाह है राजा दशरथ के साथ हुआ, फिर वो कौशल प्रदेश की जो है रानी बनी, तो उनका नाम फिर क्या पड़ गया? कौशल्या पड़ गया। राइट ना? तो कौशल्या पड़ गया, इस नाम से इस क्षेत्र को एक प्रकार से हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? कौशल। लेकिन कौशल खंड एक अप्रकाशित ग्रंथ है, तो कौशल खंड अप्रकाशित ग्रंथ में यह बताया गया है कि नागपत्तन नामक स्थान में, है ना, नागपत्तन नामक स्थान में एक राजा हुआ करते थे और ये बहुत शक्तिशाली राजा थे, और इन्हीं के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा था? कौशल पड़ा था। और इन्हीं के वंशज फिर कौन थे? इन्हीं के वंशज फिर जो है कौशल्या और उनके वंशज थे। ठीक है, माता कौशल्या के संबंध में यहां पर हमको जानकारी मिलती है। तो ढेर सारे यहां पर हमको एविडेंसेस मिलते हैं, चाहे जनश्रुति के रूप में हो, मैथोलॉजी पौराणिक कथाओं के विषय में हो, ठीक है, या साहित्य के संबंध में हो, एविडेंसेस के संबंध में हो। तो हमें इन नामों को ध्यान में रखना है कि छत्तीसगढ़ का नाम आखिर किस प्रकार से पड़ा, या छत्तीसगढ़ का पौराणिक नाम क्या था, या फिर छत्तीसगढ़ में एविडेंसेस के आधार पर कौन कौन से नाम हमको समझ में आते हैं। पुनः एक बार इसको रिमाइंड कर लेते हैं कि भाई नामकरण के संबंध में 1868 में ब्रिटिश बंदोबस्त अधिकारी चिस्म ने यह कहा कि भाई शिवनाथ नदी के उत्तर में 18 गढ़ थे और दक्षिण में 18 गढ़ थे, जिसके नाम से छत्तीसगढ़ नाम पड़ा। ठीक है, दूसरा हमको एविडेंसेस क्या समझ में आ रहा है, या फिर दूसरा जानकारी हमको समझ में आता है कि खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि थे कौन? दलपत राम राव, जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया था। उसी प्रकार से राय बहादुर हीरालाल ने क्या कहा था कि भाई चेदी, 16 महाजनपदों में चेदी भी एक महाजनपद, और चेदी महाजनपद को हम लोग क्या बोल रहे हैं? चेदीसगढ़। इसी का अपभ्रंश आगे चल करके क्या पड़ा? छत्तीसगढ़ पड़ा। इसी प्रकार से वेलगर ने यह कहा था कि भाई 36 चर्मकार परिवार जरासंध, मगध के राजा जरासंध के अत्याचार से पीड़ित होकर के इस क्षेत्र में आकर के बस गए, और इन्हीं 36 चर्मकार परिवार के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? छत्तीसगढ़ पड़ा। पौराणिक कथाओं में हम देखें महाभारत काल या रामायण काल के संबंध में, या रामायण काल के संबंध में देखें तो छत्तीसगढ़ को हम दक्षिण कौशल के नाम से जान रहे हैं, और उसी समय बस्तर को हम दंडकारण्य कह रहे हैं, क्योंकि उस समय बस्तर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ से भिन्न था, जुड़ा नहीं था। आज तो अभिन्न हिस्सा है, लेकिन छत्तीसगढ़ एक भिन्न हिस्सा था, इस नाम से उस क्षेत्र को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता है। दक्षिण कौशल की राजधानी पूछ दिया जाए कभी तो कुशस्थली, दंडकारण्य की राजधानी क्या थी? मधुमन थी। ठीक है, नागपत्तन एक प्रसिद्ध राजा थे, और इस नाम से उस क्षेत्र को, विंध्यन क्षेत्र को मूल रूप से क्या कहा गया? उस समय कौशल कहा गया। तो हमको ये ध्यान में आता है कि रामायण काल जो हम पढ़ते हैं उससे पहले ही, उससे पूर्व ही इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया था? कौशल पड़ गया था। तो ये नॉमेनक्लेचर था मूल रूप से, जो कि आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम देखना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को, जैसे भारत के इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं 3 कालखंड में, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के इतिहास को भी हम 3 कालखंड में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को हम 3 कालखंड में देख सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं ये? पहला है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक यानी प्री हिस्ट्रिक एज। अब प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या हुआ भाई? पाषाण काल या स्टोन एज। ऐसा समय, ऐसा कालखंड
जहां से हमें केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, ठीक है ना। तो उसको अभी तक हम पढ़ सके, अगर कुछ चित्र वगैरह मिले हैं हमें तो हमको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है या समझा नहीं जा सका है, केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमको मिले हैं। कहां पर? प्रागैतिहासिक काल में। उसी प्रकार से अगर हम आद्य ऐतिहासिक काल में देखें तो आद्य ऐतिहासिक काल में हमें कुछ लिपियां भी मिल सकती हैं, लेकिन उसको अभी तक हम पढ़ नहीं पाए, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन अगर हम ऐतिहासिक काल के विषय में बात करें तो ऐतिहासिक कालखंड वह कालखंड है जहां हमें एविडेंसेस ऐसे प्राप्त हुए हैं या लिखित एविडेंसेस ऐसे प्राप्त हुए हैं जिसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसके आधार पर हम इतिहास के गुत्थी को सुलझा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को 3 कालखंडों में समझने का प्रयास किए हैं। एक तो प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल मतलब स्टोन एज, पाषाण काल। यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हमको मिले हैं वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। और अगर हमको आद्य ऐतिहासिक काल के विषय में बात करें, यहाँ पर केवल आपको क्या मिल रहे हैं? स्टोन एज में पत्थर और उससे बने औजार, कुछ चित्र, यही सब बस मिलेंगे। कहां पर? स्टोन एज में, पाषाण काल में या प्री हिस्ट्रिक एज में। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में कुछ एविडेंसेस हमको मिले भी हैं, लेकिन उसको हम लोग समझ नहीं पाए हैं। और ऐतिहासिक काल में क्या है? लिखित साक्ष्य भी मिला है, एविडेंसेस भी मिले हैं, उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो ये सामान्य रूप से डिफिनेशन है किसका? इतिहास का। अभी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे थोड़ा सा प्रागैतिहासिक काल क्या है या प्री हिस्ट्रिक एज हम किसे कहते हैं। प्री हिस्ट्रिक एज या प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल अब देखिए, ये जो प्रागैतिहासिक काल है सामान्य रूप से हम लोग इसको किस नाम से जानते हैं? स्टोन एज के नाम से। स्टोन एज अर्थात पाषाण काल, है ना, पत्थरों का काल। जिस समय लोग एक प्रकार से खाना बदोश जीवन जीते थे, घुमक्कड़ जीवन जीते थे, कभी भी एक स्थान पर नहीं रहते थे, कभी यहाँ तो कभी वहां। मतलब एक प्रकार से इनका मूल उद्देश्य क्या था? जीवन को बनाए रखना, जीते रहना, जैसे भी करके आजीविका जुटाना। और मूल रूप से इन लोग की धीरे धीरे आविष्कार करते गए। हालांकि इसमें हम अंतिम चरण में ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल आएंगे तो लोग आग की खोज कर लिए रहेंगे, भोजन पकाना सीख जाए रहेंगे, बस्तियों में रहना सीख जाए रहेंगे। लेकिन अगर हम प्रारंभिक दौर पर देखें, 10 लाख वर्ष पुराने सभ्यता को हम समझने का प्रयास करें तो स्टोन एज में मूल रूप से जो मनुष्य है वह खाना बदोश जीवन जीता था। यानी कि उनकी जो आजीविका का आधार था वो स्थायी नहीं था, अस्थायी था। उन लोग कच्चे मांस को भी खाते थे, शिकार करते थे और खुद शिकार होते भी थे और शिकार करते भी थे। तो इस प्रकार से उनका जो है आजीविका था। ये जो प्री हिस्ट्रिक एरा है इसको हम 5 कालखंडों में समझ सकते हैं। कौन कौन से 5 कालखंड हैं इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। जैसे इसे हम 5 कालखंडों में किस प्रकार से समझ सकते हैं। पहला कालखंड है पैलियोलिथिक एज यानी पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के बाद क्या आएगा? मध्य पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के बाद उत्तर पाषाण काल और उसके बाद फिर नव पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल, इसके बाद फिर नव पाषाण काल, नव पाषाण काल और नव पाषाण काल के बाद फिर ताम्रयुगीन या जो है कांस्य युगीन सभ्यता हम इसे कहते हैं ना, ताम्र या कांस्य युगीन। इसको हम लोग सामान्य रूप से स्टोन एज में क्यों नहीं लेते? क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, इसी नाम से नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हम पुराने इतिहास को पढ़ते हैं तो ये जो ताम्र युगीन या कांस्य युगीन सभ्यता थी वो नव पाषाण काल के बाद या महापाषाण काल हम लोग बोलते हैं इसको, है ना, महापाषाण काल।
तो नवपाषाण काल का हिस्सा ही रहा है क्या, महापाषाण काल। और महापाषाण काल में लोग चूंकि एक स्थान पर रहना सीख गए थे, कबीले के रूप में रहते थे, कबीलाई जीवन जीते थे, और एक प्रकार से ये बहुत सक्सेसर पीरियड था किसका, पूर्व पाषाण काल का। इसी नाम से पुराने इतिहासकार ये कहते हैं कि नवपाषाण काल के जस्ट बाद महापाषाण काल या ताम्रयुगीन या जो कांस्य युगीन सभ्यता है, हम जो इतिहास का जो सक्सेसर पीरियड है इससे हम अलग नहीं कर सकते। लेकिन आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि हम इसको क्यों ना कालखंड को आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ें। लेकिन आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पूर्व पाषाण काल का सक्सेसर पीरियड नवपाषाण काल के बाद महापाषाण काल होगा, तो इस नाम से ताम्रयुगीन या कांस्य युगीन सभ्यता भी मूल रूप से किसके अधीन होगा, स्टोन एज के अधीन ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसके सक्सेसर को हम लोग एकाएक बीच में ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, इसी नाम से उसको हम लोग उसके साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम पूर्व पाषाण काल के बारे में समझने का प्रयास करें तो पैलियोलिथिक एज या पूर्व पाषाण काल के संबंध में जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, अब मैं भारत के इतिहास के विषय में बताऊंगा तो बहुत ज्यादा डिटेल होगा, लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ के विषय में पढ़ रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ के विषय में केवल आपको कुछ एविडेंसेस और जगह को बस ध्यान में रखना है, बस टू द पॉइंट पढ़ेंगे, और जो एग्जाम के ओरिएंटेड है केवल उन्हीं चीजों को हम लोग देखेंगे। तो अगर हम पूर्व पाषाण काल के विषय में बात करें तो छत्तीसगढ़ को हम थोड़ा सा यहाँ पर मैप में देख लेते हैं। आप लोग अपने हिसाब से और बेहतर मैप बना लीजिएगा, मैं बस यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, एक प्लेस आपको ध्यान में रखना है, रायगढ़। रायगढ़ क्या है, छत्तीसगढ़ का एक जिला है ना, डिस्ट्रिक्ट है। तो रायगढ़ जिला को आपको ध्यान में रखना है, और रायगढ़ जिला में, ठीक है, रायगढ़ जिला में सिंघनपुर की गुफा एक प्रमुख प्लेस है, केव ऑफ सिंघनपुर, केव ऑफ सिंघनपुर। सिंघनपुर की गुफा जो है सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस माना जाता है। देखो भीमबेटका आप लोगों ने सुना होगा, है ना, तो भीमबेटका भी पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थल है। तो छत्तीसगढ़ में उसी के समकक्ष अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में क्या देखेंगे हम लोग, केव ऑफ सिंघनपुर। लेकिन इसकी तुलना आप किससे कर सकते हैं, भीमबेटका से कर सकते हैं। ठीक है, और इसी नाम से इसको छत्तीसगढ़ की भीमबेटिका की उपाधि भी दी गई है, यानी इसका टाइटल, इसको अगर हम देखें केव ऑफ सिंघनपुर को, तो इसको टाइटल दिया गया है छत्तीसगढ़ की भीमबेटका, क्योंकि भीमबेटका कहाँ है, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका जो है पूर्व पाषाण काल या स्टोन एज के संबंध में हमको सबसे पुरातन जानकारियां प्रदान करता है। ठीक है, तो उसी के समकक्ष केव ऑफ सिंघनपुर यानी सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ जिला में, ये हमको सबसे प्राचीनतम साक्ष्य प्रदान करेंगे, कहां से, पूर्व पाषाण काल से। ठीक है, तो इसके संबंध में कुछ बातें जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड हैं, इनको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं और समझ भी लेते हैं कि क्या क्या है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये कि भाई इसका रिसर्च किसने किया, खोजकर्ता कौन है। ठीक है, ये प्रश्न आपका बनता है। तो एंडरसन ने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया था, किसने, एंडरसन। अब डेट भी आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं, कब, 1910 में। तो 1910 में एंडरसन ने सर्वप्रथम इसका अध्ययन किया और इसका रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था। रिपोर्ट प्रकाशित हुआ था 1918 में। ठीक है, ये अध्ययन किया, अध्ययन कब किया बताइए, 1910 में। किसने किया, एंडरसन ने। रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई, 1918 में रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसके बाद 1923 से 1927 तक, 1923 से 1927 तक एक व्यक्ति है जिनका नाम है अमरनाथ दत्त। अमरनाथ दत्त, इन्होंने लगातार इस क्षेत्र को और विस्तृत रूप से समझने का प्रयास किया और एविडेंसेस प्राप्त किया। ठीक है, तो इन्होंने, एंडरसन ने सर्वप्रथम, नाम आता है एंडरसन ने सर्वप्रथम अध्ययन किया था किसका, केव ऑफ सिंघनपुर का, और इसका रिपोर्ट कब प्रकाशित हुआ था, 1918 में। फिर उसके बाद 1923 से 1927 तक इस पर अध्ययन किसने किया, अमरनाथ दत्त ने।
इसके बाद और भी बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट हुए, पुरातत्ववेत्ता हुए, जैसे कि कुछ नाम हैं डॉक्टर D.N. घोष, डॉक्टर D.N. घोष, ठीक है। इसके अलावा नाम है डॉक्टर D.H. गार्डन, आप लिख सकते हैं डॉक्टर D.H. गार्डन, ठीक है। तो ये 2-3 प्रमुख नाम हैं जो आपको ध्यान में रखना है, अमरनाथ दत्त, D.N. घोष और D.H. गार्डन। तो इनके संबंध में हम ये जानते हैं कि भाई इन्होंने सिंघनपुर की गुफा को समझने का प्रयास किया था, इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को समझने का प्रयास किया था। यहां पर हमको स्टोन पेंटिंग्स मिलते हैं, खास करके यानी शैल चित्र मिलते हैं। यहां पर हमको मुख्य रूप से क्या मिलते हैं? शैल चित्र मिलते हैं, ठीक है। कहां पर? सिंघनपुर की गुफा में। तो सिंघनपुर की गुफा में गहरे लाल रंग की, क्या? गहरे लाल रंग की छिपकली का हमको जो है एविडेंस मिलता है, जो कि आयरन ऑक्साइड का प्रयोग बांस के माध्यम से या सरकंडों के माध्यम से, किसी प्रकार का वो हथियार था, एक प्रकार हथियार नहीं, एक प्रकार से पेंटिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला। तो उसमें इन्होंने इसका उपयोग करके मूल रूप से आकृतियां बनाई थी, और मानव आकृतियां, मुखौटा लगाए मानव आकृतियां, इसके अलावा सीधे डंडे आकार की सीढ़ी नुमा आकृति मूल रूप से यहां पर जो है उरेके गए हैं, है ना। और इन शैलाश्रयों में मूर्तियों एवं शैल चित्र मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश माने जाते हैं। किसके? मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश माने जाते हैं। इनकी समानता मूल रूप से ऑस्ट्रेलियाई चित्रों से की जा रही है। तो ये मूल रूप से हम लोगों ने क्या पढ़ा? केव ऑफ सिंघनपुर के संबंध में पढ़ा। केव ऑफ सिंघनपुर, हालांकि ऐसा प्रश्न तो नहीं करता, लेकिन अगर कभी पूछ दिया, अब प्रश्न पूछने वाले का तो है क्या माइंड चल रहा है, ये किस दिशा में है, इसका मुख जो है किस दिशा में है, ऐसा अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे दक्षिण मुखी है, ठीक है। इसका जो मुख है कैसा है? दक्षिण मुखी है। कई प्रश्न करने वाले क्या होते हैं, किसी प्रकार से जो है इन सब चीजों पर बिलीव करते हैं, है ना। तो अगर ऐसा हुआ कि वो इस प्रकार का प्रश्न पूछ दे तो भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा हमको प्रागैतिहासिक काल में और कौन कौन से प्लेसेस मिले हैं, ऐसा अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो अन्य प्लेसेस ध्यान में रखिएगा, अन्य स्थल। अब अन्य स्थल को ध्यान में बस रखना है। पहला स्थल तो आप लोगों ने जान लिया, सिंघनपुर की गुफा है, लेकिन अन्य स्थल क्या क्या हो सकते हैं? बोतलदा, छापामारा, भंवरखोल, बोतलदा, छापामारा, इसके अलावा है भंवरखोल, और गीधा सोनबरसा, गीधा और सोनबरसा। अब भाई और भी अभी रिसर्च किए जा रहे हैं, और भी एविडेंसेस जो है कलेक्ट किए जा रहे हैं, तो इतिहास में और आने वाले समय में कुछ प्लेसेस और यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लघु औजार हमको प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? तो बोतलदा, छापामारा, भंवरखोल, गीधा और सोनबरसा से। ये सभी कौन से प्लेसेस में आएंगे, कौन से जिले में आएंगे? मूल रूप से रायगढ़ जिले में आएंगे। लेकिन आपको प्रागैतिहासिक काल में सबसे अधिक फोकस और सबसे ज्यादा डिपेंड कहां पर रहना है? सिंघनपुर की गुफा पर रहना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा भाई? अभी हम लोगों ने पढ़ा पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल और उससे संबंधित कौन सा स्थल है जहां पर हमको किस प्रकार के शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, ठीक। इसके बाद देखिए, पूर्व पाषाण काल के पश्चात हम बात करना चाहते हैं मध्य पाषाण काल के संबंध में। और मध्य पाषाण काल में आपको फोकस्ड रहना है कबरा पहाड़। कहां पर फोकस रहना है? कबरा पहाड़। तो इसको भी मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल में आपको फोकस कहां पर रहना है बताइए? कबरा पहाड़, ठीक है। अब देखिए कबरा पहाड़ हम यहां पर बना लेते हैं। अब कबरा पहाड़ भी कौन से जिले में है? रायगढ़ जिला, रायगढ़।
अब रायगढ़ जिला में हमको कौन सा प्लेस ध्यान में रखना है? कबरा पहाड़। सिंघनपुर की गुफा नहीं होगा क्या? निश्चित रूप से होगा भाई, पुरानी चीजें तो ऑटोमेटिक इंक्लूड होते जाता है ना, लेकिन हमको ज्यादा फोकस कहां पर रहना है? कबरा पहाड़ में। अब इस कबरा पहाड़ को वही 1923 से 27 के बीच में किसने रिसर्च किया? मूल रूप से अमरनाथ दत्त ने। अमरनाथ दत्त ने इस पर जो है अधिक से अधिक रिसर्च किया और फोकस्ड होकर के इसको समझने का प्रयास किया। यहां पर लंबे फलक एवं अर्धचंद्राकार लघु पाषाणकालीन औजार मिले हैं। ठीक है, यहां पर कुछ औजार मिले हैं और ये औजार कैसे हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। ये जो है लंबे फलक एवं अर्धचंद्राकार लघु जो है पाषाण औजार है ना, लघु पाषाण औजार। पाषाण का मतलब पत्थर के, पाषाण औजार हमें प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमको और ऐसे कौन कौन से प्लेस हैं या फिर कौन सा जिला है जहां से हमको जानकारी मिल रहा है इसका? तो बस्तर। और कौन सा प्लेस है? बस्तर। रायगढ़ भी एक प्रकार से जंगल वाला एरिया है, बस्तर तो ऑलरेडी है ही जंगल क्षेत्र। तो बस्तर में हमें और कहां कहां से अवशेष मिले हैं? तो बस्तर में कुछ प्लेसेस हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कालीपुर, इसके अलावा है गढ़धनोरा, गढ़धनोरा, इसके बाद है खड़ाग घाट या खड़क घाट भी बोलते हैं इसको, कई जगह खड़क घाट लिखा होगा, कई जगह खड़ाग घाट लिखा होगा। गढ़चंदेला, गढ़चंदेला। और कौन सा प्लेस है भाई? भातेवाड़ा, भातेवाड़ा। और भातेवाड़ा के अलावा है राजपुर, यस। अब एक और है आपका काली घाट भी बोल सकते हो आप। ठीक है, और कौन सा प्लेस है? घाटलोहांग, घाटलोहांग। और भी प्लेस हैं, लेकिन जो प्रमुख प्लेस है जहां से हमको औजार मिले हैं, लघु पाषाण औजार मिले हैं, बस्तर में ये प्लेसेस हैं। और भी मिल ही रहे हैं, और भी ऐड होंगे, लेकिन खास करके आपको गढ़धनोरा जैसे संबंध जैसे वर्ड हैं या शब्द हैं, जगह हैं, इसको कई बार पूछा गया है। तो इन सारे जो जगह है इसको बस माइंड में आपको रखना है कि भाई ये प्लेसेस हैं जहां पर हमको लघु पाषाण औजार प्राप्त हो रहे हैं। कहां से? मध्य पाषाण काल से संबंधित। और मध्य पाषाण काल जो है इसके लिए हम फोकस्ड कहां पर रहेंगे? मूल रूप से कबरा पहाड़ में। ठीक है, कबरा पहाड़ में लाल गेरुआ रंग की छिपकली यहां से हमको और प्राप्त हो रही है। घड़ियाल, सांभर और पंक्तिबद्ध मानव समूह के चित्रण प्राप्त हो रहे हैं। बाघ से भयभीत मनुष्य का चित्रण हमको मूल रूप से यहीं पर मिला है। कबरा पहाड़ में बाघ से भयभीत मनुष्य, बाघ से भयभीत मनुष्य का चित्र मिला है। मनुष्य का चित्र यहां से हमको मिला है। तो ये सारी चीजें चाहे आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में आएगा, चाहे वो चित्र के रूप में हो, लेख के रूप में हो, ठीक है, या फिर कोई औजार के रूप में हो, ये सभी किस रूप में आते हैं? मूल रूप से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के रूप में आते हैं, जो कि हमको इतिहास को समझने में मददगार होते हैं। क्लियर? अच्छा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को हम लोग कैसे समझने का प्रयास करते हैं? कार्बन 14 के माध्यम से भी समझते हैं, और बहुत सारे और भी उपाय हैं जिनको हम लोग ध्यान में रख करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? मध्य पाषाण काल पढ़ा। अब मध्य पाषाण काल के पश्चात हम देख लेते हैं उत्तर पाषाण काल में हमें कौन कौन से जो प्लेसेस हैं जहां से हमको छत्तीसगढ़ के इतिहास के विषय में जानकारी मिलता है। उत्तर पाषाण काल या पोस्ट स्टोन एज, उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। पोस्ट स्टोन एज में हम छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख प्लेसेस हैं इसको ध्यान में रखेंगे। जैसे एक तो आप जीपीएम ध्यान में रखना। जीपीएम मतलब
गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। दूसरा, आपको रायगढ़ को छोड़ना ही नहीं है कहीं पर भी, रायगढ़। और एक प्लेस आप लोग और ध्यान में रखना, अब एक प्रकार से महानदी घाटी, ठीक है, महानदी घाटी पूरा एरिया आप ले सकते हो, महानदी घाटी, महानदी घाटी इसको हम कह सकते हैं ना। तो महानदी घाटी, जीपीएम, रायगढ़, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। जैसे कि यहां पर प्लेसेस अगर आपको पूछा जाए तो प्लेसेस में आप लोग लिखेंगे, एक तो रायगढ़ लिखना है हमको, सबसे पहले रायगढ़। रायगढ़ के बाद फिर हमको दूसरे क्रम पर कहाँ मिला है, जीपीएम में। और जीपीएम के बाद हम एक प्लेस और ले सकते हैं जो अदर राज्य है यहाँ पर, है ना, उड़ीसा। तो क्रम से हम लोग देखें, रिसर्च के क्रम से देखें तो सबसे ज्यादा रिसर्च हम लोग कहाँ पर कर रहे हैं, रायगढ़ में, फिर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में, उसके बाद फिर उड़ीसा में, है ना। कालाहांडी या बालांगीर संबलपुर क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे तो याद भी रख सकते हो जगह को, कालाहांडी, बालांगीर एवं संबलपुर, कालाहांडी, बालांगीर एवं संबलपुर, ये प्रमुख प्लेस हैं। और वहीं अगर हम रायगढ़ के क्षेत्र में देखें तो वही सिंघनपुर की गुफा वगैरह है ना, कबरा पहाड़, सिंघनपुर की गुफा। जीपीएम में आप लोग ध्यान में रख सकते हैं धनपुर, कौन सा प्लेस है, धनपुर। पहले हम लोग इसको बिलासपुर में पढ़ते थे, धनपुर बिलासपुर क्षेत्र में हमको मिला है ऐसे करके। अब ये कौन सा जिला हो जाएगा, जीपीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी क्षेत्रों में हमको फलक और अर्धचंद्राकार या अर्ध फलक वाले मूल रूप से औजार प्राप्त हुए हैं। शैल चित्र तो प्राप्त हुए ही हैं, साथ में हमको औजार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और क्रिस्टलीय औजार प्राप्त हुए हैं, खास करके फलक वाले मतलब क्रिस्टलीय औजार प्राप्त हुए हैं, धारदार हथियार प्राप्त हुए हैं। और बड़े हथियार हैं क्या, नहीं, लघु और छोटे हथियार है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तर पाषाण काल के पश्चात नव पाषाण काल में हमें कौन कौन से प्लेसेस हैं जो ध्यान में रखना है। नव पाषाण काल, नियोलिथिक एरा। अब नव पाषाण काल के अंतर्गत, अच्छा एक बात बताइए, नव पाषाण काल में क्या मनुष्य खानाबदोश जीवन जी रहा था कि अभी उसके जीवन में जीवन जीने की जो तकनीक है उसमें सुधार आया था? निश्चित रूप से आग की खोज हो चुकी थी, है ना। और मानव जो है एक जगह पर अब कबीलाई जीवन जी रहे थे पहले तो, हाँ स्थायी, अब पूर्ण रूप से स्थायी नहीं कह सकते लेकिन स्थायी जीवन ही जी रहे थे। कैसे? क्योंकि मध्य पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल के आते आते लोग जो है 2-4 लोगों के साथ रहना चालू कर दिए थे, है ना। हालांकि इस समय भी उनका परिवार जो है समझ में आता नहीं था, कबीला बस समझ में आता था। इस समय किसी प्रकार का माता पिता, चाची चाचा ऐसा वर्ड उपयोग नहीं करते थे, है ना। तो नव पाषाण काल में सभ्यता का विकास होने लगा था बस, लेकिन लोग सभ्य थे ऐसा हम नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन लोगों को जागरूकता आ गई थी, उनको ये समझ में आ गया था कि अकेले रहेंगे तो शिकार होंगे और ग्रुप में रहेंगे तो शिकार करेंगे, है ना। तो ये बात लोगों को समझ में आ गई थी। तो इस नाम से जो प्रागैतिहासिक काल का एक सबसे स्वर्णिम काल हम जिसको हम कहें, ये मूल रूप से कहा जाता है नव पाषाण काल, है ना, या नियोलिथिक एरा कहा जाता है। अब यहां पर हमको कुछ प्लेसेस हैं जो ध्यान में रखना है। सबसे पहली बात तो आप सरगुजा को ध्यान में रखना, सरगुजा, ठीक है। और रायगढ़ आपको ध्यान में रखना ही है हमेशा से, रायगढ़ को छोड़ना ही नहीं है। रायगढ़ के अलावा हम चले जाते हैं राजनांदगांव, राजनांदगांव, ठीक है। और इसके बाद फिर बालोद। आप लोगों ने चितवा डोंगरी का नाम सुना होगा, है ना। तो चितवा डोंगरी आज अब वर्तमान में किस जिले में हम लोग देखते हैं, बालोद जिला में, है ना। मतलब कई बार ऐसा कंफ्यूजन बनता है या स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई राजनांदगांव जिला, तो ऐसा नहीं है। अब एक्चुअल में हम उसको लोकेशन में देखें तो कहां पर पड़ता है, वो बालोद जिला में पड़ता है। तो ये प्रमुख प्लेसेस आपको ध्यान में रखना है नव पाषाण काल से संबंधित। ये जो रायगढ़ है ना, रायगढ़ में एक जगह है जिसका नाम है टेरम। क्या जगह है, टेरम। तो टेरम में हमें चित्रित हथौड़े मिले हैं, मतलब एक प्रकार से क्या मिला है, शैल चित्र मिला है हथौड़े का, है ना। तो हथौड़े का शैल चित्र कहां से मिला है हमको, रायगढ़ से मिला है।
राजनांदगांव में एक जगह है जिसका नाम है बोनटीला। क्या नाम है? बोनटीला। तो बोनटीला से भी हमको क्या मिला है? चित्रित हथौड़े का साइन मिला है, चित्रित हथौड़ा मिला है। ठीक है, इसी प्रकार से बालोद जिला में 2 प्लेस आपको ध्यान में रखना है। पहला अर्जुनी और दूसरा प्लेस आपको ध्यान में रखना है चितवा डोंगरी। चितवा डोंगरी। ठीक है, तो डोंडी लोहारा ग्राम सहगांव में स्थित है क्या? चितवा डोंगरी। खोजकर्ता का इसका नाम पूछा गया है। चितवा डोंगरी के खोजकर्ता का नाम पूछा गया है रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह। रमेंद्रनाथ मिश्र एवं भगवान सिंह। ठीक है, भगवान का नाम तो कोई नहीं भूलेगा, तो उसी से ध्यान में रख सकते हो आप, भगवान सिंह। ठीक है, तो रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह। ठीक, चितवा डोंगरी के 3 गुफाओं में नवपाषाणकालीन लगभग कितने शैल चित्र? 27 शैल चित्र। अभी हालांकि और भी बढ़ गए हैं और किताब में जब छपेगा तो और बढ़ जाएगा, लेकिन इस नाम से ऐसे प्रश्न खास करके नहीं पूछे जाते, क्योंकि वो जो है क्या है, वेरिएबल है, हमेशा बदलते रहेगा। ठीक है, और शैल चित्र मिलेंगे तो संख्या बढ़ती जाएगी। तो फिर भी आप लोग ध्यान में ये रख सकते हैं कि भाई चितवा डोंगरी में जो जिसकी खोज रमेंद्रनाथ मिश्र और भगवान सिंह ने की थी, और इस समय हमको शैल चित्र मिले हैं कहाँ कहाँ से? अर्जुनी से मिले हैं और चितवा डोंगरी से मिले हैं। राजनांदगांव में हमको चित्रित हथौड़ा मिला है कहाँ से? बोनटीला से। और रायगढ़ में टेरम से हमको क्या मिला है? हाँ, जानकारी मिला है। रामगढ़ की पहाड़ियां, रामगढ़ की पहाड़ियां कहाँ है? कहाँ पड़ेगा रामगढ़ की पहाड़ी? सरगुजा में, है ना, रामगढ़ हिल्स। तो रामगढ़ हिल्स में भी हमको कहां से जानकारी मिल रही है? नवपाषाण काल या न्योलिथिक एरा से हमको जानकारी मिल रही है। सीता बेंगरा और जोगी मारा गुफा, सीता बेंगरा और जोगी मारा की गुफा मूल रूप से हमको नवपाषाण कालीन स्थल के संबंध में बताते हैं। जोगी मारा और सीता बेंगरा केव्स। ठीक है, 2 प्रमुख प्लेसेस हैं। कौन कौन से? जोगी मारा केव और सीता बेंगरा केव, जो कि सरगुजा से संबंधित हमको नियोलिथिक एरा के विषय में बताते हैं। इसकी खोज के विषय में अगर पूछा जाए तो 1848 ईस्वी में कर्नल आउसले ने, किसने? कर्नल आउसले, कर्नल आउसले ने कब? 1848 में इस जगह की खोज करी थी। ठीक है, तो ये जो प्लेसेस हैं आपको ध्यान में रखने हैं। यहां पर हम देखें विशेष क्या है भाई, तो अधिकांश हमको शैल चित्र मिले हैं। किस रंग में? गेरुए रंग का। हाँ, गेरुआ रंग का। तो गेरुआ रंग का हमको शैल चित्र यहां से मिला है। एक शैल चित्र में शिष्यों को प्रवचन देते हुए किसी सन्यासी के विषय में बताया गया है। आज आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि भाई यहाँ पर निश्चित रूप से बौद्ध भिक्षु आए रहे होंगे और उन्होंने शिष्यों को यहाँ पर दीक्षा दिया होगा, समझाया होगा, तो इस नाम से प्रवचन करते हुए किसी व्यक्ति को और शिष्यों के साथ यहाँ पर जो है उकेरा गया है। ठीक है, यहाँ पशु पक्षी वृक्ष और सामाजिक जीवन को भी चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। कहाँ पर? जोगी मारा और सीता बेंगरा के गुफाओं में, जो कि रामगढ़ हिल्स सरगुजा में मूल रूप से पड़ता है। इसका खोज किसने किया था? कर्नल आउसले। कब? 1848 में। क्लियर है यहां तक? इसके बाद हम देखें लास्ट में प्रागैतिहासिक काल का अंतिम पड़ाव, जिसे हम महापाषाण काल के नाम से भी समझ सकते हैं, है ना, महापाषाण काल। महापाषाण काल, है ना। और इसके उत्तरोत्तर में हम ये देखेंगे कि कांस्य युगीन इसके जस्ट लगा हुआ है। ठीक है, महापाषाण काल के संबंध में कांस्य युगीन, या फिर हम ताम्र युगीन कहते हैं, ताम्र युगीन काल या सभ्यता।
हम कह सकते हैं। अच्छा, ये महापाषाण काल के बाद जो कांस्य युगीन या ताम्र युगीन सभ्यता थी, यहाँ पर न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार हो रहा था। ठीक है, धातुओं का, मसालों का, किसी प्रकार से जो खाद्य पदार्थ हैं, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत से लोग जुड़ चुके थे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है चीजों का लेन देन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा था। इस नाम से इस क्षेत्र को, इस काल को हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता या ताम्र युगीन काल के नाम से भी जानते हैं। इसके संबंध में अगर हम प्रमुख प्लेसेस को देखना चाहें तो छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन कौन से प्लेस हैं जो कि महापाषाण काल से संबंधित है। अब महापाषाण काल का मतलब समझते हैं ना सब, क्या होता है महापाषाण काल का मतलब होता है कि भाई बड़े बड़े पत्थरों में शव को ढांक दिया जाता था, तो इसी नाम से, और वहां पर किसी प्रकार का एक स्तंभ लगा दिया जाता था। तो बड़े बड़े पत्थरों से लोगों के शव को दफनाने जाने के कारण इस काल को, इस समय को हम लोगों ने क्या कहा, महापाषाण काल कह दिया। कांसे का उपयोग होने के कारण कांस्य युगीन सभ्यता, तांबे के उपयोग होने के कारण ताम्र युगीन सभ्यता। सरल शब्दों में ऐसा हमको जानना है। अब देखो प्लेसेस कौन कौन से हैं। यहां पर आप बालोद जिला को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कांकेर आपको ध्यान में रखना है, कांकेर, बालोद, ठीक है। प्रमुख रूप से यहां से हमको जो एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि कांकेर में हम देखें तो कांकेर में बहुत सारे प्लेस हैं। गोटी टोला, गोटी टोला एक प्लेस है। चंदेली, अब देखो खमरिया मान लीजिए बोलते हैं तो खमरिया एक जगह थोड़ी ना है, छत्तीसगढ़ में खमरिया ना जाने कितने सारे हैं, वैसे एक नाम अनेक जगह भी हो सकते हैं, तो इस नाम से कंफ्यूजन नहीं होना है। उड़कुड़ा, हाँ, अब एक उड़कुड़ा भी होता है रायपुर में, है ना, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है भाई। उड़कुड़ा, खैर खेड़ा, खैर खेड़ा, मोहपुर, मोहपुर, और है कुलगांव, कुलगांव, और एक प्लेस है कुकरादाह, कुकरादाह, ठीक है। और मनकेसरी, मनकेसरी बड़ा प्यारा नाम है मनकेसरी, कुकरादाह भी अच्छा नाम है, याद रखने लायक है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख प्लेसेस हैं जहां से हमको मूल रूप से महापाषाण काल से संबंधित जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, उससे संबंधित कौन कौन से एविडेंसेस हैं। फिलहाल इसको एक ओवरव्यू हम लोग समझ लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का इतिहास में हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में आज हमने ये जाना कि भाई इतिहास क्या होता है, छत्तीसगढ़ का इतिहास हम किन रूपों में समझेंगे, और छत्तीसगढ़ का नामकरण कैसे पड़ा था, छत्तीसगढ़ के नामकरण के पीछे क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, ये हम लोगों ने देखा और समझा। इसके पश्चात हम लोगों ने ये देखा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को अगर हम पढ़ना चाहते हैं क्रमबद्ध तरीके से, तो हम उन्हें भारत के इतिहास के समकक्ष 3 कालखंडों में बांट सकते हैं, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जहां प्रागैतिहासिक में हम केवल एविडेंसेस के संबंध में बात करेंगे, स्टोन एज को, और आद्य ऐतिहासिक में इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई हमको विशेष जानकारी छत्तीसगढ़ से मिलता नहीं है, सप्त सिंधु प्रदेश तक लोग सीमित थे, है ना। हालांकि इसके बाद जो वैदिक काल आएगा, है ना, ऐतिहासिक काल में, तो पोस्ट वैदिक एरा में छत्तीसगढ़ में रेवा नदी के किनारे, या रेवा नदी नर्मदा नदी को बोलते हैं मध्य प्रदेश, तो पहले तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एक ही था, है ना। तो रेवा नदी को उस समय मतलब नर्मदा नदी को रेवा नदी बोलते थे, तो उस एरिया में लोग आकर के बस गए थे, तो इस नाम से एविडेंसेस जरूर मिलेंगे। कब? हमको ऐतिहासिक काल में। लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल में हमको जानकारी नहीं मिली है। तो प्रागैतिहासिक काल के विषय में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई प्रागैतिहासिक काल को और कितने कालखंड में हम बांट सकते हैं, पूर्व, मध्य, उत्तर और नवपाषाण काल। इसके बाद महापाषाण काल। तो पूर्व पाषाण काल में मूल रूप से हम लोग फोकस्ड थे कहां पर? सिंघनपुर की गुफा में। सिंघनपुर की गुफा के बाद मध्य पाषाण काल में हम रायगढ़ में ही कबरा पहाड़ पहुंच गए, और कबरा पहाड़ में हम लोगों ने
देखा कि भाई अमरनाथ दत्त किस प्रकार से यहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, और इनके रिसर्च के पश्चात हमने बस्तर जो है जाना पसंद किया, और बस्तर में भी बहुत सारे जगहों में मध्य पाषाण काल के विषय में हम लोगों ने देखा। इसके बाद उत्तर पाषाण काल में हम औजार पर आ जाते हैं, और औजार को हम लोगों ने धनपुर में देखा, रायगढ़ में देखा, ठीक है। और उड़ीसा में भी हमने जाकर के देखा, कालाहांडी, बालांगर और संबलपुर में, कि यहाँ पर भी उत्तर पाषाण काल के हमको एविडेंसेस मिल रहे हैं। उसके बाद नियोलिथिक एरा में हम लोग सरगुजा से शुरू कर रहे हैं, तो सरगुजा में रामगढ़ की हिल्स, जो कि जोगीमारा और सीता बेंगरा गुफा संबंधित रहा है, राजनांदगांव, बोन टीला, बालोद में अर्जुनी चितवा डोंगरी, और रायगढ़ में टेरम। तो यही जगह हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और यहीं से आपके प्रश्न मूल रूप से बनते हैं। महापाषाण काल, कांस्य युगीन, ताम्र युगीन और बालोद और कांकेर, ये प्रमुख प्लेसेस हैं जो आपको माइंड में रखना है। और इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्लास में आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे संबंधित जो जितने आईएमपी एमसीक्यूज हैं वो आपको टेस्ट सीरीज में तो मिल ही रहा है, हम आपको इसके अलावा उन आईएमपी एमसीक्यूज को भी सॉल्व करवाएंगे, ताकि आपका जो तैयारी है 360 डिग्री पूर्ण हो सके। ठीक, तो आप लोग पढ़ते रहें इसी प्रकार से, और एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, बिल्कुल भी समय नहीं है, अपनी तैयारी में आज और अभी से लग जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।